वेलकम बैक टू माय चैनल बीटिंग एग्जामिनोफोबिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम की क्लास ये होगी। इससे पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले क्लासेस में हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मैटर क्या होता है। मैटर होता है कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास है और वो स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा होता है। फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी मैटर है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है और मॉलिक्यूल्स एटम से बने हुए होते हैं। उसी चैप्टर में हमने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमें ये बताती है कि एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल हैं। इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, क्योंकि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए होते हैं। जब सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए तब ये पोस्टुलेट डेल्टन का गलत माना गया। ठीक है, कौन कौन से हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टिन ने। ठीक है, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया था गोल्डस्टिन ने प्रोटॉन को हाइड्रोजन एटम में, लेकिन और सारे एटम में आइडेंटिफाई किया था रदरफोर्ड ने। तो कुछ बुक्स में गोल्डस्टिन लिखा हुआ है और कुछ बुक में रदरफोर्ड लिखा हुआ है। बोथ आर राइट। ओके, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। ईयर सब में लिखा हुआ है और कुछ कुछ बुक्स में अलग अलग ईयर भी है, तो ईयर डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। अब आगे हमें इस चैप्टर में कितने मॉडल्स ऑफ एटम पढ़ने हैं? तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये तब का मॉडल है जब न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। ये सिर्फ एक न्यूट्रल एटम का मॉडल है। ठीक है, कि एटम न्यूट्रल क्यों होता है। और रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी अपना मॉडल दिया, और बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी पढ़ना है। तो सबसे पहले बारी है हमारी थॉमसन मॉडल की। ये हमें क्या बताता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? ठीक है, तो इन्होंने कंपेयर किया एटम को वाटरमेलन से। वाटरमेलन में जैसे रेड पार्ट में सीड इंबेडेड होती हैं, घुसी हुई होती हैं, उसी तरीके से इन्होंने एक एटम को बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज में इंबेडेड होते हैं। तो इन्होंने सिंपल सा कहा कि इसीलिए ये जो है न्यूट्रल एटम होता है। इनको इस ये जो इन्होंने बनाया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, अपनी जो थ्योरी दी थी, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने इसे वाटरमेलन और पुडिंग दोनों से ही कंपेयर किया हुआ था। इसमें पूरी आप नोट्स भी इस वीडियो में ले सकते हैं, शॉर्ट नोट्स। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उससे पहले इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीजें ली और कैसे कैसे किया, हम वो सेटअप देख लेते हैं। तो इस टाइप का इनका कुछ एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। एक अल्फा पार्टिकल इमिटर था, एक ऑब्जेक्ट जो कि अल्फा पार्टिकल इमिट करता हो। ठीक है, गोल्ड फॉइल बहुत ही पतली इन्होंने ली थी, और डिटेक्टिंग स्क्रीन। डिटेक्टिंग स्क्रीन क्यों ली थी? क्योंकि अल्फा पार्टिकल जैसे ही गोल्ड फॉइल पर पड़े वैसे ही वो कहाँ कहाँ जा रही है अल्फा पार्टिकल। ठीक है, टकराने के बाद इस वो कहाँ डिटेक्ट हो रहा थे? इस डिटेक्टिंग स्क्रीन पर। और डिटेक्टिंग स्क्रीन किससे बनी हुई थी? मतलब इसके ऊपर कोटिंग थी जिंक सल्फाइड की, ZnS की। ओके, अब आगे इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व ये किया कि एटम का बहुत सा पार्ट जो है वो खाली है, और ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो जा रहे हैं और अनडिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी सीधे सीधे अपने रास्ते पे चले जा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा इन्होंने ये बताया कि कुछ पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हैं एक जगह एटम में। क्यों? इन्हें कैसे पता चला? क्योंकि जब अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है, और हमारा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल चार्ज का होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल उस रीजन के पास आ जा रही थी, ठीक है, मतलब जा रही थी, तो फिर वो थोड़ा सा रिपेल कर गई, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, डिफ्लेक्ट हो गई वो। और उनमें में से कुछ अल्फा पार्टिकल जो है रिटर्न हो गए। ये इंडिकेट कर रहा था कि ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा था कि कुछ चीज है जो कि हैवी है, जिससे टकरा रही है अल्फा पार्टिकल और वापस आ रही है। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया ये चीजें। अब इन्होंने अपने थ्योरी में लिखा क्या? इन्होंने बताया कि जो एटम का मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है, एटम के सेंटर में है। ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जितने भी प्रोटॉन्स हैं एटम के, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में है। और न्यूक्लियस कहाँ पे है? न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है एटम के। द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत ही छोटा है, अगर हम एटम को कंपेयर करें तो। ठीक है, और
भी कुछ एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है न्यूक्लियस के आसपास, जिसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस भी बोलते हैं, वहां पे क्या मौजूद है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल रहेगा, तभी एक एटम जो है न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं ऑर्बिट में, वो बहुत ही हाई स्पीड में मूव करते हैं। अब इनकी थ्योरी का ड्रॉबैक क्या निकला, इतने अच्छे से सब इन्होंने सेटअप किया, अच्छे से बताया, क्या निकला, क्योंकि ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, और अच्छे से स्ट्रक्चर नहीं बता पाए थे एटम का। फिर उसके बाद आया बोर एटॉमिक मॉडल। ये क्या बताता है, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को ज्यादा ध्यान में रखते हुए बताया कि एटम जो है वो अपने डिस्क्रीट यूनिट में ही घूमते हैं। जैसे कि अगर हम हैं तो हम अपने ही घर में हमेशा रहते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी के घर रहेंगे 2 दिन 4 दिन, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, ठीक है, लेकिन अपने घर हम पूरी जिंदगी भर रह सकते हैं। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन कहीं और किसी शेल में आते जाते नहीं है, अपने एक ही शेल में रहते हैं, ठीक है। और जब ये अपने शेल में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, तो एनर्जी नहीं रेडिएट करते हैं। एनर्जी इनकी इमिट या फिर एब्सॉर्ब कब होगी, जब ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे एक शेल से दूसरे शेल में। ओके, एनर्जी लेवल्स क्या है, एनर्जी लेवल्स शेल को ही हम बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स कॉल्ड एनर्जी शेल। अब एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये हम करते क्यों हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम इसको फिल करते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। पहले हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पढ़ लेंगे, ताकि आपको उसमें जब ये डिस्ट्रीब्यूट करें आप, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब यहाँ पे एन में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल है। अगर आउटर मोस्ट शेल एल हुआ या फिर एम हुआ या फिर एन हुआ, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। मतलब सिंपल से बोले तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 8 शेल ही आने। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन्स ये वाला अगर वो शेल ये वाला शेल हुआ पहला शेल, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, क्योंकि इस शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रह ही नहीं सकते हैं। अब आता है ऑक्टेट रूल। अभी मैंने बताया कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। बस यही ये ऑक्टेट रूल कहता है। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे प्लस, आई एम सॉरी, प्लस होगा। अब यहाँ इसी स्लाइड में हम वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझने वाले हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा बहुत समझने वाले हैं। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, तभी इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब इस शेल में होने कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पहला शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने होने चाहिए थे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो ये जो टेंडेंसी है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स लेने की या फिर इलेक्ट्रॉन्स देने की, उसे ही हम कहते हैं वैलेंसी। अब इधर अगर हम लिथियम को देखें तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो नहीं, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा नहीं, एक पहले इसके पास पहले से मौजूद है। ये किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में होने चाहिए, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर बाकी जितने भी शेल हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल हैं तो उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर आउटर मोस्ट शेल नहीं है तो फिर उसके नंबर के हिसाब से 2, 8, 18, 32, ठीक है। अब अगर हम देखें इधर कार्बन को, ठीक है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है, और शेयर भी कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो वैलेंसी क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन लेने की, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इसकी कितनी वैलेंसी हो गई, 1 वैलेंसी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन। और लिथियम यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स
दिए जा रहे हैं या जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं किसी एटम से, उसे ही हम लोग कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे काउंट कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हम अगर देखें बोरोन को, तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यही इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर के हेल्प से की जाती है। ठीक है, तो ये पहला शेल कौन सा है? के शेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 शेल आएंगे। पहले तो आप ऐसे के लिखें, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और दूसरे वाले में 8 आने चाहिए, 8 आ जाएंगे, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन्स बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोबल गैसेस किसी से रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो स्टेबल पहले से ही होती हैं, किसी से केमिकली रिएक्ट नहीं करती हैं। अब यहाँ पे सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका सिर्फ के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर हम कार्बन का देखें तो कार्बन का ये रहा, तो के का पहले के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 2, और फिर जितने भी बचे वो हम इधर लिख देंगे। अगर ज्यादा बच रहे हैं, मतलब 8 से ज्यादा है, तब तो हम सिर्फ 8 लिख के आगे भी लिखेंगे, और अगर 8 से कम है तो हम सिर्फ इसी में लिख देंगे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिन सेम एलिमेंट के एटम जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटेरियम। प्रोटियम का एटॉमिक मास होता है 1, मास नंबर भी जिसे बोलते हैं। ड्यूट्रियम का होता है 2 और ट्रिटियम का होता है 3। अब इनका यूज क्या होता है? उससे पहले इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज होती हैं, यानी वो कोई लिक्विड में पाया जाता होगा, कोई सॉलिड में, कोई गैस में, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती हैं। अब एप्लीकेशन, ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं? ठीक है, मेडिसिन में यूज हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रीज में। जैसे रेडियो एक्टिव कोबाल्ट यानी CO16, वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो फिर C14 जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस जो मैकेनिज्म है उसको, उसकी स्टडी में हेल्प होता है, यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो वही कार्बन 14 जो अभी हमने एग्रीकल्चर में लिया था, वही जो फॉसल्स होते हैं उनकी एज डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, कि ये फॉसल्स जो है वो कितना पुराना है। ठीक है, 10 साल 20 साल यही होता है। और आइसोबार सेम एलिमेंट के एटम तो नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, जिनके एटॉमिक मास तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। यही हमारे इस पूरे चैप्टर की कहानी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।